नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा चुनाव के लिए 15 बूथों पर पुनर्मतदान। आज पर्यवेक्षकों और रिटर्निंग अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग ने लिया फैसला। तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में विशेष सुनवाई आज। मतगणना के लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय पीएसयू कर्मचारियों की ड्यूटी के चुनाव आयोग के फैसले को दी है चुनौती। आपदा में खुद बजेगा आपका मोबाइल फोन। केंद्र सरकार आज से ला रही है नया अलर्ट सिस्टम। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे लॉन्च। पश्चिम एशिया संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें स्थिर। केंद्र सरकार की संतुलित नीति के जरिए आम जनता को राहत देने की कोशिश। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाटो को बड़ा झटका। जर्मनी से 5000 अमेरिकी सैनिक वापस बुलाने का ऐलान। ईरान विवाद और चांसलर के बयान से भड़का अमेरिका। और भारत थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचा। क्वार्टर फाइनल में भारत ने चीनी ताइपे को 3-0 से हराया। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में आज 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान करवाया जा रहा है। मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र की 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हो रहा है और इन केंद्रों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। यहां शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण के मतदान के दौरान 2 विधानसभा सीट पर हुई गड़बड़ी की स्क्रूटनी के बाद 15 बूथ पर पुनर्मतदान का फैसला लिया था। इन केंद्रों में मगराहाट पश्चिम की बाहिरपुया कुरकुरिया एफपी स्कूल के कमरा संख्या 1, 2 और 3 सहित अन्य केंद्र शामिल हैं, जबकि डायमंड हार्बर क्षेत्र में बगदा जूनियर हाई स्कूल, चंदा एफपी स्कूल, हरिदेवपुर एफपी स्कूल और रायनगर एफपी स्कूल में दोबारा मतदान कराया जा रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज विशेष सुनवाई करेगा। टीएमसी ने मतगणना के लिए सिर्फ केंद्र सरकार और केंद्रीय पीएसयू कर्मचारियों को चुने जाने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है। टीएमसी की आपत्ति इस बात को लेकर है कि राज्य सरकार और राज्य पीएसयू के कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया। इस सुनवाई के लिए सीजेआई सूर्यकांत ने 2 जजों की स्पेशल बेंच का गठन किया है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि टीएमसी की आपत्ति इस बात को लेकर है कि राज्य सरकार और राज्य पीएसयू के कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट का कहना था कि चुनाव आयोग का अधिकार है कि वो तय करे कि वोटों की गिनती के लिए सुपरवाइजर और असिस्टेंट किसे बने, फिर चाहे वे राज्य सरकार के कर्मचारी हों या केंद्र सरकार के। टीएमसी ने हाई कोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। और आइए इसी पर हमारे सहयोगी संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ का ही रुख करते हैं। सौरभ, सबसे पहले तो पुनर्मतदान को लेकर जो लगातार अपडेट आ रही है वो क्या कहती है और किस तरह से जो ये सीटें हैं वो कितनी अहम हैं, क्योंकि हमने देखा था 92% से ज़्यादा जो चुनाव में जो आंकड़े निकलकर सामने आए थे कि उससे ज़्यादा वोटिंग हुई थी, तो लोगों को दोबारा वहां तक पहुंचाना ये कितनी बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के लिए और किस तरह की हलचल नजर आ रही है? देखिए, मगराहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर के जो 15 क्षेत्र में इस बार मतदान हो रहे हैं, इसका कारण ये था कि मतदान के वक्त जब यहाँ पे दूसरी चरण की मतदान हुआ 29 तारीख को, तो तब देखा गया कि इन बूथों में ईवीएम के साथ छेड़खानी हुआ। मतलब ईवीएम में कहीं पे चिप लगाया हुआ था या फिर आतल लगाया हुआ था और किसी जगह पे देखा गया कि जो कैमरा था वो कैमरा का जो कैमरा को घुमा दिया, कैमरा को घुमाकर पोलिंग हो रहा है।
तो इसी को चलते इन सारे फुटेज को निरीक्षण करके इन क्षेत्र में मतदान किए जा रहे हैं। अब इसका कितना चुनाव की रिजल्ट के ऊपर असर पड़ेगा वो तो अलग बात है, क्योंकि एक विधानसभा क्षेत्र के 4 बूथे हैं और एक विधानसभा में सिर्फ 11 बूथे हैं। कुल मिलाकर आप अगर देखें तो 15 बूथों में 700 से, अगर 700 वोटर भी आप पकड़ के चलिए तो भी 10,500 की करीब करीब वोटर होगी। जी। लेकिन और एक क्षेत्र है फलता, उसका भी रिविजन चल रहा है। ये बात नहीं है कि कितना क्या इसके रिजल्ट का कितना हेरफेर होगा या नहीं होगा। बात ये है चुनाव फ्री एंड फेयर होना चाहिए, और फ्री एंड फेयर होने के लिए जहां पर भी गड़बड़ी हुआ है वहां पर रिपोल पहले से ही चुनाव आयोग ने कहा था कि रिपोल करेंगे, और उसी को मद्दे नजर रखते हुए ये रिपोल का डिसीजन लिया गया है। और फलता का डिसीजन अभी भी आना बाकी है। कल रात तक विशेष स्पेशल ऑब्जर्वर ने कहा कि फलता का भी रिकमेंडेशन जो गया था उसका डिसीजन अभी तक आया नहीं। देखते हैं आज दिन भर में कुछ आता है। ऐसे में सौरभ, ये जो सीटें हैं ये कितना महत्व रखती है पश्चिम बंगाल के चुनाव में? देखिए, साउथ 24 परगना की ये जो सीटें ये टीएमसी के गढ़ मानी जाती है। तो डायमंड हार्बर का जो सीट है या फिर मंगराहाट पश्चिम का जो सीट है, तो इसमें इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन का दावा है, लोग निकल रहे हैं। तो देखना ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद ये टीएमसी की गढ़ रहती है या नहीं, ये सबसे बड़ी अहम बात है। तो इसीलिए जिन 15 बूथों में रिपोल किया गया है वो इसका भी एक बड़ा कारण है कि डायमंड हार्बर से जो बड़ी लीड टीएमसी को मिलती है वो लीड सच में टीएमसी की लीड है या फिर उसमें पानी है, वो देखना है। ऐसे में अभिषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र भी है, तो कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए, और किस तरह से वहां पर जो स्थिति है उसको वहां पर नियंत्रित रखा जाए, उसको न्यूट्रलाइज रखा जाए, इसके लिए चुनाव आयोग ने क्या कुछ किया है? देखिए, ये अभिषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र है, इसीलिए डायमंड हार्बर से वो 7 लाख का लीड उनको मिला था एक बार। तो इसी के जिसको लेकर फिर अदालत में भी उसको चैलेंज किया गया था कि इतना हो नहीं सकता, कैमरा वहां पे कैमरे सब घुमा दिए गए थे। हाँ, जो वोट हुआ है वो सही वोट नहीं है, इसको सही रिफ्लेक्शन नहीं है। तो जो कहना ये है कि अगर लीड कमता है, अगर सीट नहीं निकलती लेकिन लीड अगर कम जाता है डायमंड हार्बर क्षेत्र में, तो भी वो टीएमसी के लिए वो जो दावा था कि वहां से वो 7 लाख, 3 लाख, 4 लाख वोटों से जीतते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जाके अब सामने आएगा कि असल में वो लीड सही में था या नहीं। सौरभ, अब की बार जो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो स्थितियां साफ तौर पर नजर आ रही है, ऐसे में अब की बार जो चुनाव आयोग है वो किस तरह से जो नई रूपरेखा है उसके तहत आज पुनर्मतदान कराता हुआ नजर आएगा? क्योंकि पिछली बार जो शिकायतें मिली थी उस तरह की बात आगे ना हो, क्योंकि 4 मई को रिजल्ट आने हैं। इसके लिए किस तरह की नई रूपरेखा रखी गई है चुनाव आयोग द्वारा? चुनाव आयोग ने कल जो कहा कि जो पहले दूसरी चरण में जैसे डिप्लॉयमेंट थे उसी के हिसाब से 15 बूथों के लिए पर उनका जो स्ट्रेटेजी रहा है, जिस हिसाब से वो सिक्योरिटी दिए हैं उसी हिसाब से देंगे। ज्यादा तो वो कल फिगर्स कुछ सामने आए नहीं कि 15 बूथों में कितना डिप्लॉयमेंट है, सेंट्रल फोर्सेस कितना है, कितना स्टेट पुलिस फोर्सेस है, जैसे पहली और दूसरी चरण के क्षेत्र में आया था फिगर। लेकिन इतना कहा गया है कि सिक्योरिटी जो है वो सिक्योरिटी टाइट रहेगी, और जो वोट दाता है वो बाहर आकर वोट दे, निर्भय होकर वोट दे। ये बात सुनिश्चित करने के लिए जो जो कदम उठाए जाएंगे वो सब कदम उठाए जाएंगे। कल शाम के बाद ये डिसीजन आया, तो उसके बाद उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आया नहीं, ये भी एक बात है। ऐसे में सौरभ, पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस की ओर से जो याचिका दायर की गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट आज विशेष सुनवाई करेगा। इसको लेकर क्या कुछ है, क्या इसमें बड़ी बातें निकलकर सामने आ सकती हैं, क्या किस तरह से, क्योंकि जो बात अभी तक निकली है, जो सुनवाई अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुई वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही है, तो उस पर क्या कहेंगे आपकी, किस तरह से इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा इस पूरे चुनाव संग्राम को लेकर? देखिए, आप अगर शुरू से देखेंगे तो एसआईआर से लेकर चुनाव तक हर एक स्टेप को लेकर टीएमसी अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इस बार भी मतदान को लेकर उनका कहना है कि वहां पे सेंट्रल एम्प्लॉयज जो है वो है, ज्यादा से ज्यादा उनकी नियुक्ति किया गया है। लेकिन एक बात
बार बार सामने आती है कि टीएमसी एक विभाजन की तथ्य सामने रख रही है। कर्मचारी कर्मचारी होता है, सरकारी कर्मचारी, वहां के केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकारी कर्मचारी, बार बार उसको तोड़ना। और आप अगर देखिए तो जो लोग जो लीडरशिप, भाजपा की जो लीडरशिप यहाँ पे कैंपेन के लिए आए हैं, तो उनको भी बाहर ही कहा गया था। तो हर बात में वो ये लाइन पकड़ रही है जो उनका पॉलिटिकल लाइन है कि बंगाली अस्मिता को, चुनाव की जो मतदान की जो गणना है, कहीं ना कहीं जाके उस आप देखेंगे तो उसमें भी उसका वो आभास है। क्या आप कह रहे हैं कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को नियुक्त किया गया है गणना में, यानी आप किसी की क्रेडिबिलिटी पे शक कर रहे हो। आप कह रहे हो कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी की जो न्यूट्रलिटी है उसके लिए सवाल उठा रहे हो। तो इसी को तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अभी वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, देखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान लेती है या नहीं। ठीक है सौरभ, चलिए इस पर नज़र बनाकर हम रखेंगे और देखेंगे कि इस पर क्या होता है, सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होता है। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप स्लीव्स रखना है डोरी के साथ, और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह आज मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उपस्थित रहेंगे। ये प्रणाली दूरसंचार विभाग द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA के सहयोग से विकसित की गई है, ताकि नागरिकों को समय पर महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई जा सके। NDMA ने टेलीमैटिक्स विकास केंद्र द्वारा विकसित एकीकृत अलर्ट सिस्टम को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। ये प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा अनुशंसित कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल पर आधारित है। इस प्रणाली का उपयोग आपदा प्रबंधन अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर किया गया है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं, मौसम संबंधी चेतावनियों और चक्रवाती घटनाओं के दौरान 19 से अधिक भारतीय भाषाओं में अब तक 134 बिलियन से अधिक SMS अलर्ट प्रसारित किए जा सके हैं। और आइए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि क्या है ये प्रणाली आधारित आपदा संचार प्रणाली क्या है। स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का देशव्यापी परीक्षण होगा। वहीं मोबाइल पर अंग्रेजी, हिंदी, क्षेत्रीय भाषाओं में टेस्ट संदेश होंगे। परीक्षण चरण में कोई कार्रवाई जरूरी नहीं है। दूरसंचार विभाग NDMA ने इसे संवेदनशील जानकारी के तौर पर बनाया है। वहीं समय पर अब SMS के साथ सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम जो है वो SMS के जरिए पहुंचेगा। आपातकालीन स्थिति में इससे चेतावनी भेजी जाती है। निर्धारित क्षेत्र में सभी मोबाइल में एक साथ ये प्रसारित होगा। देश भर में CBS की टेस्टिंग संदेश आने पर घबराएं नहीं। वहीं इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम यानी सचेत मौजूद कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल पर आधारित है। अलर्ट का वास्तविक समय में वितरण, आपदा प्रबंधन में बड़े पैमाने पर उपयोग, प्राकृतिक आपदा, चक्रवात के दौरान अलर्ट, ये सारी जानकारियां आपको इसके जरिए मिलती हुई नजर आएगी, जिससे कभी भी जब कोई आपदा होगी तो उसका अलर्ट पहले ही SMS द्वारा आपको मिल सकेगा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों को लेकर बड़ी राहत भरी खबर है। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल, डीजल और घरेलू LPG सिलेंडर की खुदरा कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। इस फैसले का उद्देश्य आम उपभोक्ताओं को वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी के असर से बचाना है। आधिकारिक बयान के मुताबिक देश में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें यथावत बनी हुई है, जिससे करीब 90% उपभोक्ताओं को राहत मिली है। वहीं 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडरों की कीमतों में भी
कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा घरेलू उड़ानों के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले केरोसिन की कीमतें भी स्थिर रखी गई हैं। कुल मिलाकर करीब 80% पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों की कीमतों में संशोधन किया गया है। बल्क और कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया गया है, जो कुल खपत का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए ATF और बल्क डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। संतुलित नीति के जरिए आम जनता को राहत देने की कोशिश की गई है। और अब बात जबलपुर की। जबलपुर में बरगी जलाशय में हुए दुखद क्रूज हादसे में लापरवाही के मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। कार्रवाई की जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक्स पर बताया कि क्रूज पायलट महेश पटेल, क्रूज हेल्पर छोटे लाल गोंड और टिकट काउंटर प्रभारी ब्रिजेंद्र की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई हैं। होटल मैकल रिजॉर्ट और बोट क्लब बरगी के मैनेजर सुनील मरावी को कार्य में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित किया गया है, जबकि रीजनल मैनेजर संजय मल्होत्रा को मुख्यालय अटैच कर विभागीय जांच की सिफारिश की गई है। इससे पहले राज्य के पर्यटन मंत्रालय ने क्रूज संचालन पर रोक लगा दी गई है। वहीं इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटनास्थल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। सीएम मोहन यादव क्रूज हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की और उन्हें ढांढस बंधाया। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है, जो कि 30 मई 2026 तक जारी रहेगी। ये कार्य इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। इसमें प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। आज से राज्य में घर घर जाकर मकान सूचीकरण गणना आरंभ होगी, जो 31 मई तक चलेगी। जम्मू तवी श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन आज से शुरू हो रहा है। इस ट्रेन को 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाई थी। 20 कोच वाली ये ट्रेन मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी और जम्मू से श्रीनगर का सफर 5 घंटे से भी कम समय में तय करेगी। ट्रेन उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक पर चलेगी, जिसमें चिनाब रेल ब्रिज भी शामिल है। इससे लोगों को हर मौसम में आसान सफर मिलेगा और पर्यटन व स्थानीय कारोबार को फायदा मिलेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मई 2026 में देश भर में औसत वर्षा सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। ज्यादातर इलाकों में सामान्य से लेकर सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। हालांकि पूर्वोत्तर और पूर्वी मध्य भारत के कुछ हिस्सों में वर्षा में कमी भी रह सकती है। यानी मई में मौसम का मिजाज कुल मिलाकर राहत देने वाला रह सकता है। बढ़ती गर्मी के बीच एक अच्छी खबर है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मई 2026 के दौरान पूरे देश में औसत वर्षा के सामान्य से अधिक होने की सबसे अधिक संभावना जताई है। देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है, सिवाय पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी मध्य भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर, जहां सामान्य से नीचे वर्षा होने की संभावना है। लगभग बहुत सारे हिस्से में भारतवर्ष में सामान्य से ज़्यादा नहीं तो सामान्य वर्षा होने का संभावना है। नॉर्थ स्टेट्स को छोड़ के और इसके आसपास जो ईस्टर्न इंडिया के स्टेट से छोड़ के सभी इलाका में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इसके आसपास जो ईस्टर्न इंडिया का इलाका है वहाँ बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना दिखाई दे रहा है। वहीं मई में देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्से, पूर्वोत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, जबकि देश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। जबकि उत्तर पश्चिमी भारत के कई हिस्से, मध्य भारत और प्रायद्वीपीय क्षेत्र के कुछ हिस्से और पूर्वोत्तर भारत के दक्षिणी हिस्से में न्यूनतम तापमान सामान्य या सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। ईस्ट कोस्ट स्टेट्स माने वेस्ट बंगाल का जो सदर्न पार्ट है और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम में
महाराष्ट्र और गुजरात, ये सभी राज्यों में हीट वेव कंडीशन स्वाभाविक जितना होता है इससे 3 से 4 दिन ज़्यादा होने का संभावना है। मई 2026 के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तटीय ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ अलग अलग इलाकों में सामान्य से अधिक दिनों तक उष्ण लहर चलने की संभावना है। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज पर हमले जारी हैं। ईरान युद्ध को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोप के बीच दरार बढ़ने के बीच अमेरिका नाटो सहयोगी जर्मनी से 5,000 सैनिकों को वापस बुला रहा है। शुक्रवार को पेंटागन ने इसकी घोषणा की है। अमेरिकी सेना का कहना है कि वो जर्मनी से 5,000 सैनिकों को जल्द ही हटा लेगा। अमेरिका ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब यूएस ईरान के बीच संघर्ष लगातार जारी है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ तीखी बहस के बाद ट्रंप ने इस सप्ताह की शुरुआत में सेना में कटौती की धमकी दी थी। मर्ज ने कहा था कि 2 महीने से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए चल रही बातचीत में ईरानी अमेरिका को अपमानित कर रहे हैं। मर्ज ने अमेरिका की युद्ध को लेकर रणनीति की भी आलोचना की थी। वहीं ट्रंप ने भी मर्ज पर हमला बोलते हुए कहा था कि जर्मनी ऊर्जा और घुसपैठ की समस्याओं से जूझ रहा है। उन्होंने कहा था कि मर्ज यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने में नाकामयाब रहे हैं। वो लगातार भयावह कार्य कर रहे हैं जिससे यूक्रेन बड़ी मुश्किल में फंस गया है। मर्ज वहां हो रही गड़बड़ में शामिल हैं। फिलहाल जर्मनी में लगभग 35,000 सक्रिय अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। भविष्य में अमेरिकी बड़ी संख्या में उन्हें वापस अमेरिका बुला सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन पर सख्ती बढ़ाते हुए कारों और ट्रकों पर टैरिफ बढ़ाकर 25% करने की घोषणा कर दी है। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि यूरोपीय संघ पिछले व्यापार समझौते का पूरा पालन नहीं कर रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट करते हुए कहा कि यूरोपीय यूनियन व्यापार समझौते का उल्लंघन कर रहा है। इसीलिए अगले हफ्ते से यूरोपीय यूनियन से आने वाली कारों और ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। हालांकि अगर ये कारें और ट्रक अमेरिका में बने हैं तो उन पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। ट्रंप ने यह भी बताया है कि अमेरिका में विदेशी कंपनियों का $100 बिलियन से अधिक का निवेश हो रहा है और कई नए प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं जिससे अमेरिका में रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान द्वारा शांति वार्ता के लिए दिए गए नए प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ तो ईरान को नर्क में भेज देंगे। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा, इस समय मुझे जो कुछ वे पेश कर रहे हैं उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ट्रंप ने कहा कि ईरान कुछ ऐसी मांगे कर रहा है जिनसे वो असहमत हैं। उन्होंने ईरान की बातचीत में कुछ प्रगति स्वीकार की लेकिन कहा कि ईरानी नेतृत्व में भारी असहमति है। और भारत थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लक्ष्य सेन की जोरदार वापसी के बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की युगल जोड़ी और युवा आयुष शेट्टी के बेहतरीन खेल के प्रदर्शन से भारत ने चीनी ताइपे के खिलाफ 3-0 की अजय बढ़त हासिल करके थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल्स में सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। 28 मिनट तक चले इस मैराथन मुकाबले में लक्ष्य ने 18-21, 22-20, 21-17 से जीत दर्ज की। इसके बाद सात्विक और चिराग की युगल जोड़ी ने चियू सियांग और वांग ली चीन को 23-21, 19-21, 21-12 से हराकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। आईपीएल में संघर्ष कर रही चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस आज आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज हारने वाली टीम के लिए प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। ये दोनों टीमों के बीच इस सीजन का दूसरा मुकाबला है। दोनों टीमों के बीच आईपीएल में 40 मैच हुए हैं। चेन्नई ने 19 और मुंबई ने 21 जीते हैं। चेपॉक में दोनों के बीच 9 मैच खेले गए हैं। इसमें मुंबई ने 5 और चेन्नई ने 4 मैच जीते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।